इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, और अभी तक के सिलेबस के पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, क्यों वास्को डी गामा या फिर बाकी जितने भी फॉरनर्स थे इंडिया में आए थे, उनके आने के बाद में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने की स्टार्टिंग की, और क्यों 1773 जो कि पहला और इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। इसके बाद हमने डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट आने की वजह से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 108 जो है इंपॉर्टेंट इंपोजिशन में आया, जिसमें हमने प्रेसिडेंटल पावर के बारे में डिस्कस किया। हमने ये देखा कि प्रेसिडेंटल के पास में किस तरह से डेडलॉक जैसी सिचुएशन को ब्रेक डाउन करने की एक इंपॉर्टेंट ताकत है। हमने बाद में फिर आर्टिकल 124 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम डिसाइड किया था उसके बारे में बात की, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है इंडिया में इंपोज किया गया था। अब आज एक इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि सेकंड एक्ट के बारे में, जिस एक्ट का नाम है 1774 पिट्स इंडिया एक्ट। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये दूसरा एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए है क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज द विलियम पिट्स द सेकंड थे। इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इन्हीं की गुजारिश या फिर इन्हीं की सिफारिशों के ऊपर में इस एक्ट के अंदर में जो भी बदलाव किए गए, ये सभी बदलाव किए गए। इस एक्ट को लाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अगर मैं बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वो ये था कि गवर्नमेंट जो है इससे पहले का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी। गवर्नमेंट वाज वांटेड मोर कंट्रोल इन देयर हैंड, दैट्स व्हाई दे इंपोज दिस एक्ट। दिस नेम ऑफ दिस एक्ट इज द पिट्स इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट, द इंग्लिश गवर्नमेंट वाजंट सेटिस्फाइड विद द अर्लियर एक्ट, in order to impose more government control and administration lobby has changed। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। अब एक इंपॉर्टेंट लॉबी बनाई गई, उस लॉबी का नाम था, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनाई गई जिसका नाम था, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट अलग से लॉबी बनाएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। इससे पहले जो है एक इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो आप काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स को देखना होगा, वो अब किसी तरह के पॉलिटिकल या फिर एडमिन अफेयर्स में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। एडमिन या फिर मैं बोलूं जो पॉलिटिकल बॉडी, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंपावरमेंट इंडिया में कुछ खास नहीं थी, सो बेटर वी हैव टू चूज द वर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन। सो पॉलिटिकल इंपावरमेंट नहीं थी, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन इंपावरमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाएगी, दैट बॉडी वाज कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये डेफिनेटली वाज देयर टू सुपरवाइज whatever the activity actually done by these people। the name of these people were the court of directors में जो भी एक्टिविटी की जा रही थी, तो इनके सुपरविजन के ऊपर में पर्टिकुलरली बॉडी बनाई गई थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो काम बड़ा ही नियुक्त हो गया था, बड़ा ही सीमित रह गया था। दे हैव टू ओनली फोकस ऑन द कमर्शियल एंड रेवेन्यू एक्टिविटी, नॉट ऑन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में वो अपनी जो है किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकते। सो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर बात बोले अब कॉमर्स एंड एडमिन दोनों में डिफरेंशिएशन आ गया था। कॉमर्स वाज अंडर द हैंड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल वाज अंडर द हैंड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया था। इसके अलावा इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। इन चारों मेंबर्स की वजह से कहीं ना कहीं डेडलॉक की सिचुएशन काफी बार हो रही थी। सो इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉम्प्ट डिसीजन टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, they have changed the whole entire structure of the executive council body। now earlier the member were 4, now they have turned it to the 3। तो अब जो prompt decision के लिए जो कि हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल को, उसमें काउंसिल बॉडी में आप सिर्फ 3 ही आला अफसर रहेंगे, 3 ही इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें निर्णय लिया गया। इंपॉर्टेंटली एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इनकी जो पावर थी इस पावर को बढ़ा दिया गया। चाहे कॉमर्स में बोले, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बोले, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से बोले, कैसे भी बोले, इनकी पावर को बढ़ा दिया गया। अर्लियर हिज पावर was only limited to the Bengal and nearer area। now this power is all through to the बॉम्बे एंड मद्रास आल्सो। यहां पे भी इनकी पावर बढ़ गई थी। इन ऑर्डर टू कैप्चर दीज इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेफिनेटली हैव टू हायर द स्टाफ एंड ही डिड सो। उसने अपने स्टाफ को बल्क नंबर पे हायरिंग की और बॉम्बे और मद्रास को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन पावर में ले लिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की यहाँ पे पावर भी बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे इंडियन टेरिटरीज का नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम this person whose name was William Pitts the second, he created this important decision। he first time changed the territory's name in India and created a new name as the British possession in India।
So whatsoever the territories, after the name of that territory a particular name has been used, that is called British possession. And after independence, even though they have used the name, that is VT, that's Viceroy territory. तो Viceroy territory या फिर British possession territory की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट से ही की गई. माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन हियर. आज भी जो भारतीय विमान जो उससे पहले आजादी से पहले स्टार्ट हुई थी, कोई भी अगर ऐसी कंपनी है, आज भी उनकी एयरप्लेन की पूंछ के ऊपर में, टेल के ऊपर में वीटी यानी वॉइसरॉय टेरिटरी लिखा होता है, मेंशन्ड होता है, चाहे वो भारत की विमान हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो. दो दे आर द कलेक्टिव पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, दैट्स व्हाई वीटी हैज बीन सीन ओवर देयर ऑन द टेल ऑफ दोस प्लेन्स. फर्दर जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे टुक सुप्रीम कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू एंड द मिलिट्री. तो इंडिया में अगर कोई मिलिट्री बनाई जाएगी, मिलिट्री बनाने की शुरुआत हो गई थी इंडिया में, और इंडिया में जो कमर्शियल रेवेन्यू का जो जितना भी काम होगा, सारा का सारा जो सुप्रीम कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था. अर्लियर दैट कंट्रोल एक्चुअली सुपरवाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड दैट बॉडी वाज ए प्राइवेट बॉडी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द रेगुलेटरी एक्ट 1773. So up to this now we have discussed about the Pitt's India Act 1784. In next video lecture I will tell you how the series of Charter Act actually executed in India. Kindly update yourself and be in touch. Thank you so much.